डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर जो नाइन्थ क्लास का ग्रेविटेशन का है। इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स हैं जैसे प्लेनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशन इसके अंदर। और इसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंजेंट टू ए सर्कल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जॉन केपलर्स थ्री लॉज, इनवर्स स्क्वायर रूल, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये कांस्टेंट है दो। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंसेस हैं, फ्लूइड डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोन्सी। तो वैसे देखा जाए तो ये ग्रेविटी का जो चैप्टर है ये क्लास नाइन्थ के अंदर ये चैप्टर 10 है। और सेम टॉपिक आपको जो 11th बुक के अंदर ये चैप्टर 8, 11th फर्स्ट जो बुक होगी 11th क्लास में, सेम ये टर्म आपको केपलर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड, अर्थ सैटेलाइट और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट एंड वेटलेसनेस। तो वेट, ये सारा जो चैप्टर है ये आपको दोबारा से मिलेगा। तो अ, तो आपका यदि फाउंडेशन नाइन्थ क्लास का अच्छा होगा तो 11th में आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलेगी। यदि आपका बेस नाइन्थ क्लास में अच्छा नहीं है तो फिर आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि ये जो बेस है ये आपकी रूट है और ये ब्रांच है इसमें ग्रेविटेशन। और फिर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स यदि सब्जेक्ट रहता है तो उस पर आपको बहुत साउंड फाउंडेशन मिलेगी जिस पे आप अच्छा सा आगे कैरियर शुरू कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लेकिन आपके नाइन्थ क्लास में शुरू हो जाते हैं और आगे चल करके ये बेसिक जो है नाइन्थ भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, और इस पर एड अप होता चला जाएगा। तो आपका यदि वो नाइन्थ वीक है तो आप फिजिक्स के अंदर पिछड़ते जा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि नाइन्थ के जो टॉपिक होते हैं वो 11th में रिपीट्स होते हैं ज़्यादातर। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि जो आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे और आगे चल करके वो केमिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं इसमें। तो अब हम टर्मिनोलॉजी को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। और ये जो आपकी बुक है नाइन्थ की एनसीईआरटी बेसिकली, इसको स्कैन करेंगे। तो प्लैनेट्स जो होते हैं ये सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं इसमें। जो स्टार्स होते हैं उस पर नेचुरल लाइट रहती है और प्लैनेट्स जो होते हैं उसके ऊपर नेचुरल लाइट नहीं रहती। तो अर्थ जो है प्लैनेट है, वीनस, मार्स, जुपिटर ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। सन जो है स्टार है क्योंकि सन के पास अपनी लाइट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है एक्चुअल में? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जो इनको ज्वाइनिंग जो लाइन होती है ये इस डायरेक्शन में, ये इसके फोर्सेस के डायरेक्शन ही होती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये टर्म इसके अंदर आई है। तो जो ये होता है, सपोज कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2, और बीच में यदि डिस्टेंस इनके d है दोनों के बीच में तो d स्क्वायर होगा ये फोर्स। तो इसको हम mg भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, और इसमें फिर ये हम ग्रेविटी और इसके बीच में डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन ये होती है। और दूसरी जो चीज़ है कि सपोज करो एक जो इसमें कोई रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर अपने उस पर किसी भी, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर प्लेनेट जो रिवॉल्व करते हैं ये, तो ये सर्कुलर उसमें क्यों जाते हैं? यदि इसके अंदर एक फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ होता है, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ।
तो इसलिए ये होता है, ये जो इधर सर्कुलर उसमें या कोई भी इसकी ऑर्बिट होती है क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यदि ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल ऐसे निकल जाता है इसमें। तो ये सेंट्रीपिटल और दूसरा फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो इसको बाहर की तरफ लेके जाता है। तो इसमें ये टर्म है प्लैनेट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ वो होते हैं जो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। जैसे ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है यूनिवर्सल है, ये जहाँ भी जाएंगे ये इसमें लगेगा, चाहे हम मून और सन के बीच में लें या अर्थ और सन के बीच में लें या अर्थ और मून के बीच में। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्रेविटेशन कहलाई है कि एक को जो अटैक करने की जो प्रॉपर्टी है ये है। फिर इसमें कुछ जो क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये जो टर्म है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये जो मोशन वाले उसके अंदर है कि जो एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। इसमें बेसिक आपको डिफरेंसेस समझने चाहिए। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और वेलोसिटी होती है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी उसकी यूनिट होती है ये सेम उसमें होता है। वेलोसिटी जो होती है ये इसमें डायरेक्शन होती है और ये स्केलर होती है, वो सॉरी ये वेक्टर होती है यहाँ पर। और स्पीड जो होती है इसमें डायरेक्शंस नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इसके अंदर ये स्केलर को एक वैल्यू होगी। तो अब आती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है इट इज द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन होता है इसमें। तो लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे डिस्कस किया, ये अभी जो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और ये ज़्यादातर रिवॉल्विंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको मेंटेन रखता है। फिर टेंजेंट ऑफ सर्किल, टेंजेंट कहते हैं यदि एक सर्किल है उसके जो ये एक सर्किल है, इस सर्किल के जो पेरिफेरी होती है इसकी, उस पर कोई भी राइट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट ऑफ सर्किल कहलाएगी। यदि हम इसको लेकर चलें तो ये जो लाइन होगी ये इसकी टेंजेंट ऑफ सर्किल होगी, ये लाइन होगी इसको, ये टेंजेंट ऑफ सर्किल, इसको टेंजेंट बोलते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो डालते हैं उसकी पेरिफेरी पर वो टेंजेंट ऑफ सर्किल कहलाती है। अच्छा, फिर इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके अंदर जो लॉ ऑफ मोशन है ये आपको यहाँ पर भी देखो, ये इसमें जो ये है यहाँ पर, ये तो ग्रेविटेशनल लॉ है, और इसके अंदर जो इससे पहले वाला चैप्टर जो है रोटेशनल मोशन है इसमें, और ये इसमें वर्क एनर्जी पावर है, और एक चैप्टर जो है ये देखो लॉ ऑफ मोशन जो है, फिर आपको चैप्टर 5 में मिलेगा। ये 11th की क्लास है, 11th के फर्स्ट बुक जो है उसके अंदर एरिस्टोटल लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह, ये आपको दोबारा से वहाँ पर मिलेंगे इसमें। तो जो लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर कि एक तो है v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसके अंदर v इक्वल टू यू प्लस एटी। फिर होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन इक्वेशन जो हैं ये आपको अभी से याद कर लेनी चाहिए। इसके अंदर
और जब हम किसी चीज को अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हम किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, v इजकल टू u माइनस 80 और s इजकल टू यू टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ये निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तब उसके अंदर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। और यहाँ पर a की जगह जो है, यदि हम फ्री फॉल में जाते हैं तो a की जगह आ जाता है कांस्टेंट g, ग्रेविटी आ जाता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें। और g की जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड, और कुछ न्यूमेरिकल्स में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मिल सकती है। तो ये जो है लॉज ऑफ मोशन है स्ट्रेट लाइन के हैं। ये रोटेशनल का अलग से आता है, वो आपको 11th क्लास में, रोटेशनल मोशन 9th में नहीं है हमारे यहाँ। फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये कैपिटल जी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो देखेंगे, ये कैपिटल जी जो होता है, इसकी जो वो चाहे हम किसी भी उसमें चले जाएं, किसी भी उसके अंदर हम चले जाएं, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, मास हो, उसके अंदर इसका जो एक जो वो रहता है, इट इज़ द 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट है। इसमें इसके अंदर 6.7 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये इसकी वैल्यू होती है इसमें। और जबकि स्मॉल जी की होती है 9.8, और कुछ कैलकुलेशंस में गिवन होता है 10 के आसपास, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए वो सुटेबल हो जाता है उसमें। अच्छा, तो ये केपलर्स 3 लॉ, ये केपलर्स के जो रूल हैं, ये जो प्लेनेटरी मोशन होता है उसके लिए है। और आप देखोगे ये 11th क्लास की फिजिक्स है, इसके सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर, ये ग्रेविटेशन का है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 ये टॉर्क वगैरह ये आता है, मोमेंट, ये चैप्टर नंबर 8। तो इसके अंदर दोबारा से ये केपलर्स लॉ ये आपको मिलेंगे जो प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए 9th में आप इसको अच्छी तरह से याद करें, और यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो 11th को भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इनवर्स स्क्वायर रूल, ये इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब है कि जैसे हम फोर्स को लिखते हैं तो ये क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है, मीन्स ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें। ये इनवर्स स्क्वायर रूल होता है, एफ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इनवर्स स्क्वायर रूल होता है इसमें। ये बड़ा अच्छा इसमें बुक में भी दे रखा है कि कैसे ये जो है इन्वर्स क्यों हुआ, डायरेक्टली क्यों नहीं हुआ। इसके मास और वेट में डिफरेंस ये होता है कि मास जो होता है वो उसका इनर्शिया होता है, और वेट जो होता है वो जो उसका ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उस पर, दैट इज द वेट। तो मास की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है किलोग्राम में, ग्राम्स में, और जो वेट होता है बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, फोर्स होता है। वेट के अंदर जो होता है, ये मास में तो सिर्फ m रहता है, और वेट के अंदर जो होता है वो mg हो जाता है इसमें, मास इनटू ग्रेविटी, ये दोनों चीज़ों का। तो अब ये देखो कि कोई भी चीज़ है, मान लो उसका एक 100 किलोग्राम है किसी का मास, उसको हम यहाँ पे लेके जाएं या मून पे लेके जाएं तो उसका मास सेम रहेगा, जबकि उसका वेट जो है मून पे 1/6 हो जाएगा इससे, 100 का 1000 किलोग्राम का 1/6 उसका वेट हो जाएगा मून के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो 1/6 है। तो ये बेस आप बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है 11th के भी आप अभी कर सकते हैं। फिर थर्स्ट और प्रेशर, ये है। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी जो यूनिट होती है
वो पास्कल होती है इसमें, एयर प्रेशर। तो ये फोर्स यहाँ पर होता है mg या ma, और एरिया जो होगा ये इसमें इसके यूनिट, ठीक है। तो ये फोर्स है इसमें। जो थ्रस्ट होता है कि कोई भी चीज़ हम किसी के ऊपर सॉलिड ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो एक जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी उसके ऊपर एक रिवर्स फोर्स लगाएगा, वो थ्रस्ट है इसमें। और जब फ्लूइड जो है, एक टर्म आती है इसमें फ्लूइड होगी, देखो आगे चल के फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर जो टर्म आती है ये आपको जो 11th की केमिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर आपको फ्लूइड जो टर्म मिलेगी। फ्लूइड जो होती है एक्चुअल में वो मटेरियल होते हैं विच कैन फ्लो नेचुरली, और इसके अंदर लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड्स में आते हैं ये। तो जब फ्लूइड के ऊपर बात करते हैं, फ्लूइड पे जो होता है वो जो ये इसमें फ्लो कर सकते हैं, और ये बायोसी लगती है इसमें, कोई चीज़ फ्लोट करती है उसके ऊपर। डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो यूनिट होती है इसकी वो होगी मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी और डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, इसको जब हम करते हैं तो ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो इसकी जो डेंसिटी की जो यूनिट होती है ये होगी इसमें ग्राम पर क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी वॉल्यूम की इसमें। और लेकिन इसकी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक डेंसिटी ऊपर होती है दूसरी डेंसिटी होती है कट जाएगी, तो कोई डायमेंशन इसकी नहीं होती, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती इसकी रिलेटिव डेंसिटी की। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो बायोसी के ऊपर है, वो इसके अंदर बुक के अंदर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये आपको 11th में भी मिलेगा इसके अंदर। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसके लिए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजली जो गांव के पृष्ठभूमि से स्टूडेंट आते हैं, और या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो फिजिक्स में थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके पीछे बेसिक यही है कि आप बुक के अंदर इस तरह से कीवर्ड्स हैं, आप उसको तैयार कर लीजिए सबसे पहले, या फिर जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप उसको तैयार कर लीजिए। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर इन कीवर्ड्स को एक अच्छी तरह से, जो जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर आपको 10 to 20 के करीब कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उनको अच्छी तरह से देख करके आप तैयार करें। और होप कि आपको ये हेल्प करेगा। और इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट उसके अंदर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए उसको। मैं इसके सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छी तरह से इसको तैयार करें, और ये देखें कि जो आप 9th का जो आपके पास फिजिक्स है ये वापस आपको 11th में मिलेगा, तो इसलिए कोई भी कोताही न करें। और यदि आप 11th के कर सकते हैं और आपको जो अभी 10th में आपका जो होगा वो 12th में मिलेगा, तो बेस आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको यदि फिजिक्स के साथ मैथ लेना है या फिजिक्स के साथ बायोलॉजी लेनी है तो वो मेडिकल और आईआईटी के लिए आपको बड़ा हेल्प करेगी। थैंक यू, गुड नाइट।